सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदी न्यूज़ एनालिसिस। तो कुछ टॉपिक आज के हैं और कुछ एक दो टॉपिक कल का है, तो पूरा वाइंड अप हो गया आपका 16 से लेके आज तक जो भी था। एंड जो आपका डाउट था रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि भाई डेटा प्रोटेक्शन बिल के रिगार्डिंग। तो देखो, डेटा प्रोटेक्शन बिल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें आप एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें चलो एक ओपिनियन आता है कि ये जो नया एक्ट आया है ये कैसा है, नहीं है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 10 तरह के ओपिनियंस होते हैं। जो आपको फोकस करना है उसमें वो है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कमिटीज़। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप पढ़ सकते हैं उसको। तो उसको अगर देखो तो डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड कमेटी है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के, BN श्री कृष्णा, वो कमेटी देख सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस लॉज देख सकते हो आप। पुट्टा स्वामी केस पढ़ सकते हो एक बार बस जानने के लिए। आर्टिकल 21 पढ़ सकते हो आप उसमें। प्लस इसको अगर पीछे लेके जाएँ थोड़ा सा, तो पास्ट में कोई कमेटी बनी है या कोई रिकमेंडेशन इस तरह का आया हो, वो देख सकते हो आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे जोड़ सकते हो, यूरोपियन यूनियन का जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से उसको पढ़ो, फैक्ट इकट्ठा करो, क्योंकि आपके एग्जाम में वही आता है। तो ओपिनियन बेस्ड बस वो समझने के लिए था एडिटोरियल में कि अगर मान लो कि क्रिटिकल रीजनिंग में कोई टॉपिक बना देता है या फिर लीगल रीजनिंग में बना देता है, तो आप आसानी से कर सको, आपको दोबारा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े वहाँ पे, है ना। वो 1 to 1 एक गो में हो जाए काम आपका। तो इसलिए मैंने वो रिकमेंड किया था पढ़ने के लिए। बट हाँ, बात आती है जीके के लिए, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि इंडिया में कौन सी कमिटीज़ है और फॉरेन से रिलेटेड कमिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ रहे डाउट तो प्लीज़ बताना, और ना हो तो वो भी प्लीज़ एक बार क्लियर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है नो सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे। तो बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, और कहा कि नहीं, इस पर हम किसी भी तरह का स्टे नहीं लगाएंगे। इट इज़ गुड टू गो, जैसा है वैसा ही चलेगा ये। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो अब मानना पड़ेगा, है ना। बट इसमें आगे की क्या क्या इश्यूज़ हैं ये देखने वाली थोड़ी चीज़ें हैं कास्ट बेस्ड सेंसस में। देखेंगे क्या है, पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस से जोड़ेंगे उसको। तमिल कॉलोनियल पीरियड का टाइम पे तमिलनाडु CM कॉल्स फॉर रिट्रीविंग कच्छातीबू। ये कच्छातीबू आइलैंड PM मोदी ने भी बोला है रिसेंटली, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो उसको रिलेट करेंगे। मटेरियल कंसिडरेशन, इट इज़ रिगार्डिंग द सेमी कंडक्टर। एक ब्रेक थ्रू हो सकता है साइंस में, मे बी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो जाए आने वाले कुछ टाइम में। द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट रिसेंट सस्पेंशंस ऑफ MP, थोड़ा फैक्चुअल डेटा करेंगे इसमें। एंड मट्टी बनाना, ये कल का ये मट्टी बनाना, ये स्मॉल बनानाज है, ये इनको GI टैग मिला है। सुलीना चैनल यूक्रेन ग्रेन ट्रेड, ये इंटरनेशनल रिलेशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि रशिया यूक्रेन में क्या नया डेवलपमेंट आया है। ठीक है, एक नया डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़ा था रिसेंटली, क्लस्टर बॉम्ब्स और वैगनर ग्रुप। अब एक नया आ गया सुलीना चैनल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कास्ट बेस्ड सेंसस हो, ये कम्प्लीटली ओके है। तो इससे पीछे क्या क्या था, अगर बात करें, इंडिया में पहला सेंसस हुआ था 1872 में। ठीक है, लोग कहेंगे 1872, और 1881 में क्या हुआ था भाई साहब, उसमें भी हुआ था। 1872 में जो सेंसस हुआ, इट वॉज एन इनकम्प्लीट सेंसस अंडर लॉर्ड मायो। ठीक है, और उसके बाद आया 1881 में एक सेंसस हुआ। इस सेंसस को किया गया रिपन के थ्रू, रिपन ने करवाया ये सेंसस। इट वाज द फर्स्ट ओवरऑल सेंसस इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद डेसिनल सेंसस की बात की गई। फाइनली 1931 में एक कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया पहली बार, जिसमें 4000 के आसपास कास्ट मिले इंडिया में। उसके बाद 41 में हो नहीं पाया। ठीक है, 41 में क्यों नहीं हो पाया, वर्ल्ड वॉर के कारण। उसके बाद फाइनली 2011 में भी एक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ। ठीक है, जिसमें सोशल इकोनॉमिकली कास्ट बेस्ड सेंसस, जिसमें अबाउट लैक्स, 4 से 5 लाख से आसपास, अगर एग्जैक्ट आप नंबर बोलो मुझे बताने के लिए, तो इट इज 46 लाख कास्ट मिले, 46 लाख। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत सारा कास्ट डिवीजन है सोसाइटी में, अगर ये वाला पार्ट ही देखो तो। अब इस पर अगर देखा जाए, अच्छा, ये जो 1931 का जो कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया पहली बार, उसको उस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर था उस टाइम पे, और इस सेंसस को कमिश्नर थे हेनरी ह्यूटन। 1931 वाला जो सेंसस था उसके कमिश्नर थे हेनरी ह्यूटन। तो ये बातें याद रखो, बस काम खत्म। इतनी अगर बातें याद है तो आपका काम हो जाएगा। इसको समराइज करें तो 1872 में पहली बार सेंसस कराया गया मेयो के अंदर, 1881 रिपन, 1931 कास्ट बेस्ड सेंसस लॉर्ड वेलिंगटन, और ये हेनरी ह्यूटन उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर था।
2000 इस टाइम का सेंसस हुआ तो एग्जैक्ट नंबर अगर देखें तो 4147 कास्ट थे इस टाइम पे, 4147, और इस समय 46 लाख, बहुत नंबर होता है 46 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। तो कहीं ना कहीं कास्ट बहुत सारी है ना, तो इसके लिए कमिटीज़ भी बनाए गए कि भाई इतनी कास्ट है तो भाई इस तरह से SC ST OBC रिजर्वेशन दे तो सबको मिल ही नहीं पाएगा बेनिफिट, तो ठीक है, तो उसमें सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है। सब कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि हाँ करवाना चाहिए, 2006 में भी एक कमेटी बनी उसने भी कहा, और रिसेंटली जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो कि 2017 में बनी थी, इस कमीशन का भी रिपोर्ट आया और जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ने कहा कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए फॉर द बेनिफिट। उसके पहले मंडल कमीशन आया था 1979 में, 991 का मंडल कमीशन का केस भी आप लोगों ने पढ़ा भी है। काका कालेलकर कमीशन आया जिसमें 2399 बैकवर्ड कास्ट को शामिल किया गया, और इसमें कहा गया कि रिकमेंडेड कास्ट बेस्ड सेंसस इन 1961, इन्होंने ही रिकमेंड किया था कास्ट बेस्ड सेंसस, काका कालेलकर कमीशन ने, कि हाँ ये सही है कास्ट बेस्ड सेंसस। रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लास के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कास्ट बेस्ड सेंसस की नींव रख दी गई। अगर आप ओवरऑल देखो तो 1872 में पहली बार, 1901 में 1642 कास्ट, 1931 4147 कास्ट, फिर उसका वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 2011 में 46 लाख कास्ट आए थे। ठीक है, ये कास्ट बेस्ड तो सेंसस नहीं था, बट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था ये, SECC, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वाला अगर पार्ट देखो, इट इज मोर देन एनफ फॉर यू, मोर देन एनफ। इसके बाद क्लैट नहीं जाता बाहर। ठीक है, चलिए अब देखें इसके आगे, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है इस वाले पिटीशन को। फाइनली आप लोगों ने हर चीज पढ़ लिया इसमें। अब सेंसस कितने तरीके का होता है, तो एक होता है आपका, इसमें अगर सेंसस के टाइप्स देखो तो इसमें मैंने लिखा है सारे टाइप्स। तो सबसे पहला होता है पॉपुलेशन सेंसस, मतलब लोगों का सेंसस। एक वेब सीरीज आई है रिसेंटली, ताली, ठीक है, सुष्मिता सेन की है, जरूर देखना ताली। उसमें उन्होंने कहा भी, एक डायलॉग बीच में आता है कि इस देश में कुत्तों तक का सेंसस होता है और हमारा नहीं, मतलब ट्रांस का सेंसस नहीं होता, ऐसा क्यों? ठीक है भाई, ज़रूरी है ना, सबका सेंसस होना चाहिए, एवरीवन हैज़ राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो वही चीज़ है, पॉपुलेशन सेंसस, हाउसिंग सेंसस, घरों का सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है, मतलब कि जो बफेलो, शीप, गोट्स, मिल्चिंग एनिमल्स। इकोनॉमिक सेंसस, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स होते हैं उनका। तो ये टाइप्स ऑफ सेंसस होता है, बाकी आप सब कुछ देख चुके हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग एंड अगेन। तमिलनाडु सीएम ने कहा है कि कच्चातीवू आइलैंड को रिट्रीव करिए। अब व्हाट एग्जैक्टली दिस कच्चातीवू इशू इज, तो पहले हम ये देखेंगे कि कच्चातीवू आइलैंड है कहाँ पे। कच्चातीवू आइलैंड देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में है, जाफना पेनिनसुला से ईस्टर्न साइड पे मिलेगा आपको। इंडिया के रामेश्वरम के बहुत पास में मिलेगा ये आपको, प्लस वहाँ पे पार्क स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, तो वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की भी बात की गई थी एक बार, है ना, तो वो सब बातें हैं। और एक चीज़ होता है, बस इसमें जाने से पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू रिवाइंड कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स, जिसमें आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हो जैसे फिशरी एंड ऑल। तो इंडिया और श्रीलंका के साथ क्या इशू है कि इनका मतलब हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इससे और इसका इकोनॉमिक जोन हमारे से ओवरलैप करता है। तो एक आइलैंड डिस्प्यूटेड था, डेट वाज द कच्चातीवू। ये रहा कच्चातीवू आइलैंड, ठीक है, ये जहाँ पे ये ब्लैक डॉट है ना, कच्चातीवू आइलैंड, ये यहाँ पे कोई रहता नहीं है, एक बस रिलीजियस साइट है यहाँ पर, डेट इज एनफ, बस और कुछ नहीं है। तो इस कच्चातीवू आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहा है, क्योंकि इंडियन फिशरमैन फिशिंग करते करते चले जाते हैं उधर भाई, फिर उधर पकड़ लिया जाता है उन फिशरमैन्स को, तो डेट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक जोन। 1974 से 76 के बीच में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम श्रीलंका में हेड थी श्रीमाओ भंडार नाइके। तो इंदिरा गांधी भंडार नाइके के बीच में एग्रीमेंट्स हुए बहुत सारे, उसमें से एक एग्रीमेंट कच्चातीवू से भी था, और लाइन डिमार्केशन की गई, बाउंड्री बनाई गई, और ये बाउंड्री थी इंडिया श्रीलंका मरीन बाउंड्री। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कच्चातीवू दे दिया गया श्रीलंका को, तो तभी से एक डिस्प्यूट बना। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट तक में केस किया जो आज पेंडिंग है, और फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो कच्चातीवू इज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, सो देयर इज नो काइंड ऑफ डिस्प्यूट, इन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ये थोड़ा सा पता रखना है, राइट। तो ये आई गेस की ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कच्चातीवू आइलैंड कहाँ है एग्जैक्टली। उसके बाद देखो, कच्चातीवू इज अनइनहेबिटेड शोर है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। नेदू थे वो श्रीलंका एंड रामेश्वरम इंडिया के बीच में है। फॉर्मेशन इरप्शंस ऑफ वोल्केनो के कारण हुआ था 14th सेंचुरी में। 285 एकड़ का लैंड है एंड जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, 1921 के बाद पोजीशन चेंज हुआ था।
एक राजा थे राजा रामनद, ठीक है, आज का रामनाथपुरम तमिलनाडु, वो कच्छातीवू आइलैंड को ओन करते थे। उसके बाद वो मद्रास प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। 1921 के बाद से इंडिया और श्रीलंका दोनों इस पे क्लेम करते हैं कि ये मेरा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे मतलब हुए, डिस्प्यूट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, तो फाइनली 1974-76 में इंदिरा गांधी ने साइन कर दिया इंडिया श्रीलंका मरीन टाइम बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉर्ट करते हुए, ठीक है। तो उसमें कच्छातीवू चला गया, कच्छातीवू लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी था। अब पता नहीं चला होगा उस टाइम पे, भाई अब चला गया तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं। तो साइन, अब बस इतना इसमें सफिशिएंट था। अब करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास LK99, अ सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, आप जो बोल सकते हो। चलो, अब LK99 है क्या और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। LK99 अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, साइंटिस्ट आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट। अब ये साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी में डिस्कवर हुआ है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी रिसर्च पेपर आया है, बाकी आगे लैब्स में जाएगा, लेबोरेटरी में चेंजेस होंगे, बहुत सारे सजेशंस आएंगे, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू गो, बट देखते हैं कि क्या है। LK99 उस सेमी सुपर कंडक्टर का नाम है। सुपर कंडक्टर का काम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस नहीं देता है। अगर मान लो आपने इस पॉइंट से 1 यूनिट बिजली दी, तो इस पॉइंट पे 1 यूनिट ही बिजली मिलेगी, ठीक है। वो कहीं पे लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड को ये प्रिजर्व करके रखता है। और हाँ, प्रॉब्लम ये है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इसलिए नहीं है कि ये सेमी सुपर कंडक्टर है, ये है वो है, नहीं। सुपर कंडक्टर जनरली आपको 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे जाके मिलता है, ठीक है। वो सुपर कंडक्टिविटी का जो रीज़न है वो 0 और एब्सोल्यूट 0 पे जाके मिलता है, माइनस में, ठीक है। लेकिन ये जो करंट LK9 है, ये आपको रूम टेम्परेचर और एम्बियंट प्रेशर पे पॉसिबल है। is not a room temperature and ambient. The scientific community is now confident that the material known as LK is not a room temperature और ambient pressure। तो स्टार्टिंग में ये क्लेम किया जा रहा था कि आपको रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल, तो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं MRI जहाँ पे लगता है, ठीक है। आप बुलेट ट्रेन्स, फिर उसके बाद जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया जाता है, फिर बहुत सारी डिस्कवरीज है न्यूक्लियर एनर्जी में, तो इसमें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, तो कॉस्टिंग काफ़ी बच जाएगी आपकी। सुपर कंडक्टर्स ऑन द अदर हैंड इनेबल नियर परफेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिना रेजिस्टेंस के। सो दे डू नॉट जनरेट हीट। When superconductor are used to make electromagnets, they are both compact and powerful. Their innovations in 1970 made MRI imaging possible. एक मेडिकल साइंसेज में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, लेकिन इसको स्टार्टिंग में ये क्लेम किया जा रहा था कि ये रूम टेम्परेचर और एम्बियंट प्रेशर पे पॉसिबल है, जो कि शायद साइंटिफिक कम्युनिटी मना कर रही है, बट वो 2 साइंटिस्ट स्टिल अभी भी कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपनी रिसर्च पे, डिस्कवरी पे, तो अच्छी बात है होना। और अगर कुछ ऐसा होता है तो इट विल बी अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर द ह्यूमन काइंड, ठीक है। क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी गोज टू द, अब देखो सुपर कंडक्टिविटी की हिस्ट्री देखें कि कब कब डिस्कवर किया, तो एक डच फिजिसिस्ट थे हाइके कैमरलिंग ओन्स, इन्होंने किया था 1911 में। ओनेस वॉज स्टडिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मर्करी, जब वो मर्करी को पढ़ रहे थे अपने लेबोरेटरी में, लेडन यूनिवर्सिटी इन द नेदरलैंड्स, व्हेन ही फाउंड दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द मर्करी completely vanished when the temperature dropped below 4.2 Kelvin, that is 4.2 डिग्री सेल्सियस। जब एब्सोल्यूट 0 के थोड़ा ऊपर थे, एकदम पास में थे, तो देखा कि अब वो कंडक्टिविटी गिर गई उसकी, ठीक है। फाउंडेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्ट्रांग होगी, रेजिस्टेंस गिर गई बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे ये पता चला कि भाई हाँ, इस टाइप का कुछ हो सकता है। 1911 में ये खोज की गई, इस टाइप का कुछ हो सकता है जब रेजिस्टेंस ही ना हो, मतलब जितना एनर्जी इधर से पास किया गया उतना ही एनर्जी उधर निकला, ऑलमोस्ट 0 लॉस। लेकिन कंडीशन एक थी, बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर चाहिए। व्हेन अ मेटल ड्रॉप्स बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल फॉर्म बॉन्ड्स। तो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऐसा क्या हो जाता है, तो क्रिटिकल के टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर के, वो बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉपर पेयर्स। कॉपर पेयर्स लॉक्ड अप लाइक दिस, द इलेक्ट्रॉन्स कांट प्रोवाइड एनी इस तरीके से वो आपस में लॉक हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है एलिमेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही नहीं दे पाते। एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू द मेटल परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। लेकिन इसमें वही कहा गया कि ये ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं है, वो जैसे ही हीट होना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा बॉन्ड, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है, डेट्स वाई अभी भी वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है ये वाला एरिया। However, this only works at a low temperature when the metal gets too warm। वही चीज़ है, मेटल तुरंत ज़्यादा एनर्जी, तो इनफ एनर्जी रिलीज करेगा और रेजिस्टेंस देना पड़ जाएगा।
That is why Onsen in his original experiments found that the mercury behaved superconductor at 4.19 केल्विन पे कर तो रहा था, लेकिन 4.2 केल्विन पे नहीं कर रहा था. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू लुक कि भाई क्या हो सकता है आगे का टाइम पे. अगर ये रूम टेम्परेचर पे हो गया तो इट्स जस्ट अ ग्रेट डिस्कवरी. तो देखते हैं, लेट्स सी कि कुछ आने वाले 5 साल 10 साल में ये कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि 1999 से ये काम किया जा रहा है, अब जाके कुछ रिजल्ट्स आए तो आगे भी मिल सकता है. देयर इज़ पॉसिबिलिटी. अगर किसी ने बोला है, किसी ने कुछ लिखा है तो हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कुछ पागल तो है नहीं कोई, कुछ ना कुछ तो किया होगा. तो ये देख रहे हो कितना 4.2 पे नहीं करेगा, 4.19 पे कर रहा था वो. तो डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट. नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 1987 में जॉर्ज बेडनॉर्स एंड अलेक्जेंडर मुलर को मिला था फॉर देयर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इन सिरेमिक मटेरियल्स में सुपर कंडक्टिविटी के लिए. 1930 में ओनिस को ही मिला था, अभी देख लिया उनकी डिस्कवरी हम लोगों ने. उसके बाद लियो एस्काई और इवर गेवर को मिला है 1973 में सुपर का सेमीकंडक्टर के एक्सपेरिमेंट्स के लिए. एंड ब्रायन डेविड जोसेफसन रिसीव्ड 1/2 ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर आपको बैरियर फिनोमेना एंड सुपर कंडक्टर के लिए मिला था. 1958 में एसाकी को मिला सेम चीज़ सुपर कंडक्टिविटी के लिए और टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स. तो सबको अलग अलग, ये मेरा इंटेंशन ये था थ्रू दिस कि ये बताना कि आप ये देख लो एटलीस्ट कि ये सुपर कंडक्टर्स के लिए कितनी बार मेडल्स मिल चुके हैं, नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं. अब LK99 की बात करें तो ये ग्रे ब्लैक पॉलीक्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसमें कॉपर डोप्ड लीड और ऑक्सी एपेटाइट है. ये 3 एलिमेंट्स हैं अलग अलग. टीम फ्रॉम द कोरियन यूनिवर्सिटी, कोरिया की यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया की, ली सुकाबे एंड किम जी हॉन, इनको ये स्टडी के पोटेंशियल की तरफ सुपर कंडक्टर 1999 से स्टडी कर रहे हैं. इन दोनों को ये कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिले हैं तो मे बी ये आगे कुछ जा करके बेनिफिट करे. ठीक है, एक इफेक्ट आया, आई वाज रीडिंग अबाउट, आई थॉट कि ये चलो ये डालते हैं, मेजनर इफेक्ट. मेजनर इफेक्ट क्या होता है कि जब आप सुपर कंडक्टर को रखेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर एक मैग्नेट रखना, ठीक है, आप ये तो हो नहीं सकता है प्रैक्टिकली, ये लैब की बातें हैं, तो वो एक मैग्नेटिक रिपल्सन इफेक्ट देता है. तो दैट इज कॉल्ड द मेजनर इफेक्ट. अब ये है क्या मेजनर इफेक्ट? द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अ मटेरियल दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर बनने के प्रोसेस में वो अपना रेजिस्टेंस लूज करता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट्स व्हेन कूल्ड बिलो. एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाके आप कूल करते हो उसको, और जब ऊपर रखना उसको तो वो ऊपर की तरफ आपको छोड़ेगा. ये एब्सोल्यूट जीरो पे जाकर के ये काम होता है. दिस इज कॉल्ड द मेजनर इफेक्ट. अब आते हैं सस्पेंशन ऑफ एमपी. पॉलिटी का टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ एमपी. राघव चड्डा का सस्पेंशन, फिर ऐसे ही बहुत लोगों का सस्पेंशन हुआ है. तो देखते हैं क्या चीज़ है, क्या वो डायरेक्टिव्स वायलेट हो रहे हैं, इस सब चीज़ों के. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें कौन होता है? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, और इंश्योर करता है इन द प्रॉपर मैनर कि भाई हाउस अच्छे से चले. सस्पेंशन रूल्स रूल 373 में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हो सकते हैं. 374 स्पीकर जो है वो नेम कर सकता है मेंबर को अगर उसको लगता है कि भाई वो पर्सन काम ठीक से नहीं कर रहा है या फिर अनरूली बिहेवियर है. इफ अ मेंबर इज नेम्ड बाय द स्पीकर शैल पुट द क्वेश्चन वेदर द मेंबरशिप सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस और नॉट. स्पीकर का ही काम है और राज्यसभा में चेयर का नाम है. जब हाउस उस मोशन को अडॉप्ट कर लेता है तो मेंबर सस्पेंड हो जाता है. 374A इनकॉर्पोरेट किया गया रूल बुक में. इन केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ सीवर चार्जेस ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर द मेंबर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. अगर मान लो ग्रॉस एक्सपेंशन है तो फिर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. अपर हाउस की बात करें तो 255 और चेयरमैन उस पर अग्री करना चाहिए. तो ओवरऑल रोल ऑफ द चेयरमैन एंड द लोकसभा में स्पीकर का. जुडिशियल इंटरवेंशन की बात करें तो आर्टिकल 122 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बट लीगैलिटी को तो जरूर क्वेश्चन किया जा सकता है. ठीक है. Although courts have intervened in proceeding functions of the legislature in Ashish Shelar versus Maharashtra Legislative Assembly, Supreme Court held that any suspension beyond the period prescribed is unconstitutional. Obviously वो लीगैलिटी की बात कर रहा है, प्रोसीजर को आप नहीं डिस्कस कर सकते. इतनी तो बातें आपको भी पता है. नाउ GI टैग मिला है, ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का एक मत्ती बनाना है, उसको 6 नोन टाइप्स ऑफ मत्ती बनाना है एंड दे आर इंडिजीनियस टू कन्याकुमारी, तो उनको GI टैग मिला है. इनको बेबी बनाना भी कहा जाता है एंड इट्स लो टोटल सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट होता है और ये बेबी फूड को रिकमेंड भी किया जाता है. मत्ती बनाना की बात करें तो ये येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं, फाइन अरोमा है, सब बातें हैं. फ्रूट्स की बात है तो ये तो चलती रहेंगी. और GI टैग पे बात करें तो 1999 के एक्ट से गवर्न होता है एंड चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है. 10 ईयर्स के लिए मिलता है और वो रिन्यू किया जा सकता है. नाउ ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम, ये स्टार्टिंग में नहीं था ये पार्ट. ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम बेसिकली
कोच्चि के विलेज में केरला में हो रहा है ग्रेफीन ऑरोरा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रेफीन, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा जाना है। ग्रेफीन की बात करें तो सिंगल लेयर मोनोलेयर कार्बन एटम्स होते हैं, वर्ल्ड्स थिनेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है ये। प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो हाई थर्मल स्टेबिलिटी है इनका, हाई इलास्टिसिटी और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर, ठीक है। नाउ सुलीना चैनल की अगर बात करें यूक्रेन में पहले अगर याद करो तो रशिया यूक्रेन की बीच जो ग्रेन डील थी वो थी ब्लैक सी ग्रेन डील, ठीक है। अब ब्लैक सी ग्रेन डील पे रशिया कभी आता है कभी जाता है, तो उससे परेशान हो गए यूक्रेन ने, छोड़ो हटाओ, इतना करना ही नहीं। उन्होंने एक डेन्यूब रिवर पकड़ा। डेन्यूब रिवर यूरोपियन यूनियन, यूरोप की सेकंड सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अगर आप रशिया के कुछ रिवर्स को देखो तो रशिया का एक वोल्गा रिवर है, उसके बाद ये आपका डेन्यूब रिवर आता है। डेन्यूब रिवर का 10 कंट्रीज से होकर गुजरता है, दैट्स व्हाई बिग रिवर। ब्लैक फॉरेस्ट से स्टार्ट होता है और ये ब्लैक सी में ड्रेन करता है, ठीक है। ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट वाला एरिया। अब इसके डिफरेंट चैनल्स हैं, ठीक है। अब इसका एक चैनल आप देखो, ये रहा चिलिया ब्रांच ऑफ डेन्यूब, दूसरा है सुलीना ब्रांच ऑफ डेन्यूब, उसके बाद है सेंट जॉर्ज ब्रांच ऑफ डेन्यूब। तो ये 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो इसकी एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है डेन्यूब की, सुलीना ब्रांच, ये आपको डायरेक्ट ब्लैक सी में जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हो सकता है, ये देखो सुलीना ये जगह का नाम है। तो यहाँ से मान लो कि इस तरीके से आ रहा है ये, और यहाँ पर ये ड्रेन करता है। तो ये जो चैनल है इसी को हम सुलीना चैनल कहते हैं। तो क्या मे बी ये ब्रेक थ्रू हो सकता है ब्लैक ग्रेन डील के लिए। तो अब देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या, क्योंकि सुलीना का लोकेशन आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। तो टारगेटेड पोर्ट्स को वो कर रहा है। डेन्यूब डेल्टा एक ऑल्टरनेटिव पैसेज प्रोवाइड करता है ब्लैक सी के अलावा। ब्लैक सी ग्रेन डील टर्की ने करवाया था विद द हेल्प ऑफ यूएन फॉर द सेफ पैसेज, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब पैसेज फॉर द कार्गो शिप्स कैरिंग ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन ब्लैक सी पोर्ट्स ऑफ ओडिशा एंड चॉर्मोन्स्क एंड पिवदेनी पोर्ट, इस पर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस तो एक नया ट्रेड रूट सेटल किया जाना चाहिए। सुलीना चैनल उसमें ये एक पार्ट है, देखा है कहाँ है ये। डेन्यूब एक सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा के बाद, अभी जस्ट देखा। और इट ट्राइज टू ब्लैक फॉरेस्ट इन वेस्टर्न जर्मनी एंड 2850 किलोमीटर का है, और ये ब्लैक सी में ड्रेन करता है, ठीक है। सुलीना चैनल की बात करें तो वो रोमानिया के ईस्ट में है, और ये डेन्यूब रिवर को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूटर ये तभी बोला मैंने, ठीक है। सुलीना इज सिचुएटेड इन द माउथ ऑफ डेन्यूब। चैनल इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ डेन्यूब, और इसकी टोटल लेंथ है 71 किलोमीटर। और पाथ देखा जाए तो शिप जो है वो ग्रेन को कैरी करेगा यूक्रेन से, लीव करेगा यूक्रेनियन पोर्ट सच एज इस्माइल और रेनी का। ये 2 पोर्ट का नाम याद रखना, इस्माइल और रेनी की। पूछा जा सकता है कौन से 2 नए पोर्ट्स हैं ऑफ द सुलीना चैनल। तो पुराने पोर्ट्स को तो हटा दिया इन्होंने, इनका ये पोर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, इस्माइल और रेनी। मेन स्ट्रीम चिलिया चैनल और एंड द हेड टू द पोर्ट ऑफ सुलीना एट द माउथ ऑफ द सुलीना चैनल, ठीक है। चिलिया चैनल से वहाँ लेकर के फिर इधर, फिर उसके बाद जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा रूट है, कंजस्टेड पैसेजेस है, ये कुछ चैलेंजेस भी ये फेस कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। अराउंड 140 किलोमीटर साउथ टू रोमानिया बिगेस्ट सी पोर्ट है ये। हियर द कार्गो इज ट्रांसफर टू द बिगर शिप, कार्गो छोटे छोटे शिप पे लाके बड़े शिप में दिया जाएगा। दैट कैरी इट आउट ऑफ द ब्लैक सी इनटू द मेडिटेरियन, फिर ब्लैक सी बॉस्फोरस स्ट्रेट होते हुए नीचे से और मेडिटेरेनियन होते हुए निकल जाएगा आपको अटलांटिक में, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू लर्न। दिस रूट इज अंडर द कांस्टेंट सर्विलेंस, और ये नेटो के प्रोटेक्शन में है, तो ये सेफ रूट है बेसिकली। अगर जिनको ये नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा ध्यान दो इधर। ये देखो, ये चिलिया स्ट्रेट, ये सुलीना चैनल, ठीक है। चिलिया और सुलीना, और ये ब्लैक सी, नीचे आपको टर्की, ठीक है। ये आपको जो है ये वाला पार्ट दैट इज़ द बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब ब्लैक सी से निकलोगे, बॉस्फोरस में जाओगे, एजियन सी, आयोनियन सी बीच में आता है, और फिर मेडिटेरेनियन सी। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा स्पेन और पोर्चुगल, नीचे मिलेगा मोरक्को, ठीक है। और ये मिलेगा जिब्राल्टर का स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर, अब जिब्राल्टर से निकलोगे आप ऊपर तो पहुँच जाओगे अटलांटिक ओशन में। मैप रखो सामने में, चीज़ें ऐसे ही हैं। चिलिया, सुलीना, ब्लैक सी, बॉस्फोरस, एजियन, आयोनियन, जिब्राल्टर, वाया मेडिटेरेनियन, और ऊपर से निकल के इसके स्ट्रेट ऑफ मोरक्को भी बोला जाता है क्योंकि ये मोरक्को के पास पड़ता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना समझ में आ गया हो तो। द इशू इज़ नॉट अबाउट इंडियाज जीडीपी एंड जेडीपी, ए फैब वे टू कंडक्ट द इंडिया जापान डिप्लोमेसी, तो इसको पढ़ना एक बार। What is one lunar day equivalent to 14 Earth days? In which year the registration of birth 1969? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन सा नहीं है तो पंचहुड़की, ठीक है।
सॉरी पंचरुखी था या पंचुड़की ऐसी कुछ है, ठीक है, उस नाम को देखना। एंड सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और डाउट क्लियर्स हो गए तो प्लीज़ बता देना। एंड यू हैव संडे, सो डाउट्स हो तो बता देना। विल डिस्कस इट ऑन मंडे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।